हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2013 का जो आईएएस का प्रीलिम का जो पेपर था, उसके 76 से लेके 100 तक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करके इस 2013 के क्वेश्चंस को हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके होंगे और इसके बाद हम लोग 2014 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू। तो यहाँ पर एक टर्म दिख रहा होगा आपको कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपने शायद कभी सुना होगा, मोदी जी भी कभी-कभी अपने भाषण में बोलते हैं, कभी-कभी हम लोग जो न्यूज़पेपर है हमारे उसमें देखते हैं और कभी-कभी करंट अफेयर मटेरियल में भी देखने को मिल जाता है ये शब्द। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। और मैंने आपको अपनी जितने भी पिछली वीडियोज़ हैं उसमें आपको मैंने बताया है कि जब भी कोई टर्म ऐसा मिले जिसको आपको नहीं पता हो उसके बारे में, तो आप उसको गूगल करके या किसी से पूछ के किसी भी तरीके से उसको आप जानने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लेंडिंग टू। तो इसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होता है कि अगर बैंक अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर रहे हैं, यानी कि प्रायोरिटी जो सेक्टर डिसाइड किया गया है उसमें अगर लेंडिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसको उधार दे रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है कि एग्रीकल्चर, दूसरा है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, तीसरा है वीकर सेक्शंस, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऐसा टर्म हो जो कि हमें नहीं पता हो और न्यूज़ में आया हो या करंट अफेयर में आया हो, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके हमें डिटेल में ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर वो है क्या। उससे हमें उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। 77वां नंबर क्वेश्चन हम देखें तो उसमें बोलता है कि विच वन एमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित जो 4 इंडस्ट्री के नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर को कंज्यूम करती है, यानी कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पानी का यूज होता है। तो एक तरीके से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का जो टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 में, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और प्रीलिम में तो ऐसे भी आपको कंजर्वेशन का जो टॉपिक है वो दिया ही गया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि इंजीनियरिंग है, दूसरा है पेपर एंड पल्प, तीसरा है टेक्सटाइल्स और चौथा है थर्मल पावर। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि आजकल जो इन्वायरमेंट के सेक्शन के जो क्वेश्चन है, साथ साथ जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, वो यूपीएससी बहुत ही प्रोमिनेंटली रूप से ज़्यादा पूछ रही है। तो इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। और देखिए इसमें खासकर जो प्रदूषण के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन पे हो गया, वाटर पोल्यूशन पे हो गया। मुझे याद है कि पिछले साल के जब वीडियो मैंने डिस्कस किए थे तो उसमें क्वेश्चन आया था एयर पोल्यूशन के ऊपर, वाटर पोल्यूशन के ऊपर कि कौन-कौन से जो स्टेट में है वो वाटर में आर्सेनिक पाया जाता है या यूरेनियम पाया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। और एयर पोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के द्वारा। तो इसमें आप भी देख सकते हैं कि वाटर, इसमें पॉल्यूशन तो नहीं पूछा गया लेकिन वाटर कंजर्वेशन के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि खासकर जो एनवायरनमेंट को बचाने की बात हो या फिर क्लाइमेट चेंज की बात हो, इस तरीके के जो या फिर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को बचाने की बात हो, तो हमारे लिए उस तरह के जो क्वेश्चन है या फिर न्यूज़ है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें यही जाना कि जो एनवायरनमेंट के सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 78 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि इंडिया भी डेमोग्राफिक डिविडेंड के फेज में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाले में, कि आपको कोई भी जो नया टर्म हो जिसके बारे में आपको नहीं पता हो तो आपको ज़रूर उसके बारे में सर्च करके उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। उसको आप नोट कर ले, उसको रिवाइज कर ले 4-5 बार, वो आपको अपने दिमाग में बस जाएगी। तो यहाँ पर देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ पर मेन जो टर्म है वो यही है। अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को समझते होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि नया जो टर्म आपको दिखे तो आप उसके बारे में अच्छे से जानकारी ज़रूर ले लें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पढ़ते हुए किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं तो उसके आंसर ढूंढने की ज़रूर कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर सवाल है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, दूसरा है इंट्रोड्यूसिंग मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तीसरा है रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और चौथा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर आपको पता होगा तब इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया है डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि अभी हमारे जो देश में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी कि काम करने वाले जो लोग हैं, जो कमाने वाले लोग हैं, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है।
यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन कितना से कितना माना जाता है, 30 से लेकर 60 साल। तो 30 से लेकर 18 से लेकर 60 साल। तो 18 से लेकर 60 साल तक के जो उम्र के लोग हैं हमारे यहाँ, यानी युवा जो लोग हैं, जो काम कर सकते हैं, जो कमा सकते हैं, उनकी पॉपुलेशन के ऊपर सवाल है कि उनकी पॉपुलेशन चूँकि ज़्यादा है दूसरे एज ग्रुप के मायने में, जैसे कि बच्चों की पॉपुलेशन इस ग्रुप से कम है, बूढ़ों की जो पॉपुलेशन है उनकी भी इस ग्रुप से कम है। सबसे ज़्यादा जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंग लोगों की है। तो उसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं? क्योंकि कमाने वाले लोग हैं तो ये कमा के देंगे, बाकी इकोनॉमी में जो और भी डिपेंडेंट लोग होते हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं, महिलाएँ होती हैं, महिलाएँ नहीं बोल सकते इसमें, जो आप बोल सकते हैं बच्चे हो गए, तो अगर वो ये लोग कमाएँगे तब उन लोगों को सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स चलाई जा सकेंगी उनके ऊपर। तो इसी के ऊपर ये सवाल है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी टर्म आपको देखने को मिले, खासकर इकोनॉमिक वगैरह में तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस तरह की जो टर्म है वो हम उसके बारे में जानकारी लें, तब जाके हम इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे पाएँगे। 79 नंबर क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंगा has been a favorite of Indian artists from ancient times till today. Which of one of the following statements best describes this pose? अब देखिए कल्चर से यहाँ पर सवाल है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ए पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंगा। तो एक डांस एंड ड्रामेटिक्स में एक पोज आता है त्रिभंग, जो कि इंडियन आर्टिस्ट हैं वो एंशियंट टाइम से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसको उनके फेवरेट माना जाता है ये। तो ये बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस पोज। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला है वन लेग बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। दूसरा है कि फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स एंड मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टेन एपिक और हिस्टोरिक कैरेक्टर्स। तीसरा है मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, फेस एंड हैंड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वनसेल्फ or to tell a story. चौथा है a little smile, slightly curved waist and certain hand gestures are emphasized to express the feelings of love or eroticism. तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो वहाँ पर टर्म आते हैं, जैसे कि यहाँ पर त्रिभंग आया है, और आपको विहार के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, चैत्य के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सारे टर्म्स जो हैं वो क्या है, स्तूप क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था अभी इसी वीडियो लेक्चर में पिछले 3-4 क्वेश्चन में, तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर आपको अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो त्रिभंग जब आप अगली बार जब अपने बुक को खोलेंगे तो इस तरह के जब टर्म आएंगे तो आप उसका डिफिनेशन पता कर लेंगे, और इस तरीके से आपकी तैयारी जो होगी वो पूर्ण रूप से हो जाएगी। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है कि एनी बेसेंट वाज। तो एनी बेसेंट हम जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मान सकते हैं कि विदेशी महिला थी ये एनी बेसेंट, लेकिन इन्होंने भारत के स्वतंत्रता के लिए, यहाँ के विकास के लिए इन्होंने काम किया था। तो इनके बारे में सवाल है, तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि पहला स्टेटमेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, कि इन्होंने होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट करने में इनकी जिम्मेदारी थी या फिर इनकी भूमिका थी। दूसरा है कि द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एनी बेसेंट जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी। तीसरा है कि वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसने तीसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि एनी बेसेंट जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी प्रेसिडेंट रह चुकी थी एक बार। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उसके ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करने हैं। तो एनी बेसेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। महात्मा गांधी है ही, इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस हों या फिर सूर्य कुमार सेन हो, और सूर्य सेन हैं, और कल्पना दत्त हैं, जो यूनिक नेम है, जैसे कि आप बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो नाम है जो कि हमें मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं। तो प्लीज़ इन नामों को ज़रूर आप इसको ध्यान से इसको गौर करके पढ़ें, और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है भारत के स्वतंत्रता में या फिर यहाँ के सोशल स्टेटस को ऊपर उठाने में, तो वो हमें पता होना चाहिए। 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू द। तो यहाँ पर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी के ऊपर सवाल है, ये आपको स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्र कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे। और खासकर इन सवालों के जो ऑप्शन होते हैं उसके ऊपर हमें डाउट होता है, और डाउट कब होगा जब हम उसको क्लियर नहीं करते। हम सीधे सीधे पढ़ते कि इल्बर्ट बिल ऐसा हुआ था, उसमें फिर हम उसको रिवाइज नहीं करते अच्छे से कि आखिर वो था क्या पर्टिकुलर रूप से, ऑप्शन दे दिया जाए तो हम गड़बड़ा जाते हैं।
तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि खास करके हमें ये पता हो कि आखिर वो एग्जैक्टली क्या था, यानी कि उससे मिलते जुलते स्टेटमेंट दे दिया जाए तो हम उसके बारे में कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, कि जो सर्टेन जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे कि इंडियंस जो हैं वो हथियार नहीं रख सकते। दूसरा है कि इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस में जो अखबार और मैगजीन छपते थे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था। तीसरा है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट्स विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट्स के ऊपर ये जो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो वो इंडियन मजिस्ट्रेट के ऊपर इम्पोज किया गया था, और ये किस संदर्भ में था, यूरोपियंस के ट्रायल के रूप में। चौथा है कि रिमूवल ऑफ ए ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन क्लॉथ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कॉटन क्लॉथ पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको हटाने के ऊपर था। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप डिटेल्स उस बारे में ज़रूर जानें कि आखिर जो भी घटनाएं घटी है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर कहीं भी किसी भी विषय में, तो वो किस चीज़ के लिए है, वो पर्टिकुलर आपको चीज़ याद रखनी चाहिए, उसको किसने चलाया था वो याद होना चाहिए, उससे कौन कौन से लोग संबंधित थे, वो कब हुआ था, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेज में बी काउज्ड बाई। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्राइसेज में जब जनरल लेवल का राइज होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कि एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, कि अगर मनी सप्लाई थोड़ा सा बढ़ जाए तो उसके चलते प्राइसेस बढ़ जाती हैं। दूसरा है कि डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, कि अगर लेवल ऑफ आउटपुट जितना हो रहा है उसको में अगर गिरावट आ जाए तो उससे के कारण ये प्राइसेस में गिरावट आती है। तीसरा है कि एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, तो तीसरा है कि अगर डिमांड में अगर इंक्रीजमेंट आ जाता है तो उसके चलते प्राइसेस जो है वो घट जाती हैं। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ये जो स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है उससे हमें ये देख के पता चलता है कि हमें बिल्कुल समझदारी से तैयारी करनी होगी। कोई भी चीज़ है वो रटने से यहाँ पर बात नहीं बनेगी उससे। जैसे कि यहाँ पर आपको प्राइसेस जो हैं वो कब राइज होते हैं, ये जब तक आप कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे और हमने समझदारी से नहीं पढ़ा होगा रटने को छोड़कर, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। और देखिए इकोनॉमी से एक और सवाल आपको देखने को मिल रहा है। 84 नंबर जो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 83 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कौन कौन सी जो आइटम्स हैं वो शामिल की गई हैं इंडिया के, उसके ऊपर सवाल है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि जैसे पहला है फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जिसको एचडीआर भी बोलते हैं, एंड लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। दूसरा है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर। तीसरा है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआर। और चौथा है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब जैसे कि ये जो टर्म है वो आपको अक्सर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। अक्सर ये न्यूज़ में होता है कि हमारा गोल्ड रिजर्व है या फिर सॉरी हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतने से घट गया, या इतना पहली बार 600 अरब डॉलर को पार कर गया, या फिर इसमें पहली बार 30 अरब डॉलर की अचानक गिरावट आई है। तो इस तरह की जो न्यूज़ है वो आती रहती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर कि एक जो इनलाइटेड माइंड होता है या फिर जो जागरूक मन होता है, जो जिज्ञासा वाला मन होता है, या फिर जो आईएएस की तैयारी करने वाला मन होता है, वो ये सर्च करेगा कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें यही पता चलता है। अब इसमें भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सी जो टर्म्स है या फिर कौन कौन सी जो एसेट्स हैं वो इसमें आएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको फॉरेन करेंसी एसेट्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स देखने को मिल रहा है, फिर लोन्स फ्रॉम फॉरेन बैंक कंट्रीज मिल रहा है, उसके बाद आपको गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई मिल रहा है, उसके बाद आपको लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड एसडीआर मिल रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आखिर कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है, कौन सी नहीं है। तो अगर आप ये क्लियर जब तक नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। आपने तैयारी की होगी लेकिन आधे अधूरे से की होगी। तो पूरी तैयारी के लिए हमें ज़रूरी है कि बिल्कुल क्लियर रहें कि आखिर उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 84 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो जो नीचे में निम्नलिखित में से कौन सी जो चीज़ें होंगी तो उसका प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा, यानी कि चीज़ों की दामें जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो बाज़ार में महंगी हो जाएंगी। तो पहला है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अगर पब्लिक डेट को अगर रिपेमेंट करते हैं तो उसका
उसके कारण ये हो सकता है। दूसरा है कि बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फिनांस ए बजट डिफिसिट। दूसरा बोला जा रहा है कि जो बजट डिफिसिट है तो वो अगर पब्लिक से पब्लिक का जो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट, अगर हम पब्लिक से बोरो करके उससे हम बजट डिफिसिट को फाइनेंस करें तो उसके कारण ये हो सकता है। तीसरा है कि बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट, कि हम बैंक से कर्ज लेके अगर उससे हम अपनी बजट डिफिसिट को फाइनेंस करें तो उससे ये हो सकता है। चौथा है क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डिफिसिट। इसमें बोला जा रहा है कि नई मनी हम छाप दें या फिर नई मनी ला दें जिससे हम बजट डिफिसिट को फाइनेंस करें, तो इससे भी ये चीज़ हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें यही पता चलता है कि इकोनॉमिक्स के जो सवाल है वो बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये जो सवाल है वो आजकल बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है उसमें आपको ये पूछा जा रहा है कि उसमें जो पोल्यूशन से रिलेटेड है, कंजर्वेशन से जो रिलेटेड जो सवाल है वो उसके ऊपर प्रीलिम में सवाल आ रहे हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक में जो सवाल है वो आपको टर्म के ऊपर सवाल है और किसका प्रभाव क्या पड़ता है इसके ऊपर सवाल आता है, और कौन सी चीज़ें किस चीज़ में शामिल होती है कि नहीं होती है इसके ऊपर सवाल आता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं 85 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मनी के सप्लाई में अगर मनी की सप्लाई जो है वो सेम रहती है और मनी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टेटमेंट में। ए फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइसेस, की प्राइसेस जो हैं उनका जो स्तर है वो गिर जाएगा। दूसरा है कि एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, की जो इंटरेस्ट रेट है उसमें बढ़ोतरी होगी। तीसरा है कि इंटरेस्ट रेट में जो है वो घटाव होगा। चौथा है एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें है कि आपको इनकम और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो इकोनॉमिक्स से फिर से देखने को मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें यही पता चलता है कि जो कारण और प्रभाव उसके जो होंगे उसके ऊपर सवाल जो है वो इकोनॉमी में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको इसमें आपको 3 जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इकोनॉमी के उसमें यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोनॉमिक जो क्वेश्चन है वो हमें इस तरीके से ज़रूर देखने चाहिए कि आखिर अगर मनी का सप्लाई बढ़ा है तो उसके चलते महंगाई घटेगी या बढ़ेगी। अगर बैंक से हम लोन लेते हैं या बैंक ब्याज दर बढ़ाता है तो उसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो होती है इस तरीके की जो अप्रोच होती है पढ़ाई में वो इकोनॉमिक के क्षेत्र में खासकर वो आपको अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं जो 86 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, फ्रूट्स स्टोर्ड इन ए कोल्ड चैम्बर एक्सिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो फ्रूट्स होती हैं जो कोल्ड चैम्बर में स्टोर की जाती हैं तो उसमें ज़्यादा स्टोरेज लाइफ होती है, क्यों। तो पहला है कि एक्सपोजर टू सनलाइट इज़ प्रिवेंटेड, कि वो उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है इसके कारण वो ज़्यादा देर तक टिके रहते हैं। दूसरा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट इज इंक्रीज। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज हो जाता है, इसके चलते हो जाता है। तीसरा है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज, कि वहाँ पे जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो डिक्रीज कर जाती है। और चौथा है कि देयर इज एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, चौथा है कि उसमें ह्यूमिडिटी में जो है वो इंक्रीज हो जाता है इसीलिए। तो जो कोल्ड स्टोरेज में जो हमारी फल वगैरह रखे रहते हैं उसमें मतलब उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, उसका कारण क्या है, तो इसके ऊपर सवाल है। तो बिल्कुल ये जो समझ वाली जो चीज़ है उसके ऊपर सवाल पूछा गया है कि जैसे मैंने बताया था कि जिज्ञासा वाला मन होना चाहिए। जैसे कि आपको अगर साइंस का क्वेश्चन अगर डील कर रहे हो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें इस तरह के सवाल जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर आपको रुक के थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, उसके ऊपर अपने खुद से सोचना होगा कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। आपके अंदर अगर कोई सवाल उठता है कुछ चीज़ को पढ़ के तो आप उसको ज़रूर उसको डील करें, उसका जानकारी आप ज़रूर लें, उसको आंसर ज़रूर करें। उसका आंसर अगर नहीं आता तो पूछें, सर्च करें, सब कुछ करें ताकि आप उस चीज़ को पूरी तरीके से समझ लें तब आगे बढ़ें। 87 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग फौना ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर 3 फौना आपको दिए गए नाम, घड़ियाल, लेदर बैक टर्टल और स्वैम्प डियर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन इंडेंजर्ड है। तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियोज़ में बताया है कि जब वाइल्ड लाइफ के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको कौन सी जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें कौन सी कैटेगरी में है, वल्नरेबल में है या फिर वो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा एक,
उसमें भी कौन से शेड्यूल में है ये पता होना चाहिए, उसका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है, उसकी मैप पे लोकेशन आपको जरूर ट्रैक करनी चाहिए, वो कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है, कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है, उसमें कौन कौन सी जो मुख्य स्पीसीज है वो पाई जाती है, उन स्पीसीज की क्या विशेषता है वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड इन बाईसाइकिल्स कार्स इट इज़ बिकॉज। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे बाईसाइकिल्स यानी कि साइकिल होती है और कार होते हैं या फिर मोटरसाइकिल होती है, उसमें आपको बॉल बेरिंग दिखता है, यानी कि जिस पे चक्का जो है रोटेट करता है उसमें आपने देखा होगा बेरिंग लगे होते हैं। तो उसके ऊपर सवाल है। तो साइंस एंड टेक का जो बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप बेसिक से जो साइंस की एनसीईआरटी किताब है उसको पढ़ें तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको आंसर करने का वो उसमें अप्रोच आपको दिखने को मिलता है उसमें, यानी उसमें क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जो हमारी एनसीईआरटी किताब है उसमें अगर आप उसको पढ़ें तो उसमें आपको सोचने पे वो मजबूर करता है और आंसर ढूंढने को वो बोलता है। तो अगर आप उस अप्रोच से पढ़ेंगे तो इस तरीके के जो कुछ सवाल हैं उनको आंसर कर पाएंगे, नहीं भी कर पाएंगे तो आंसर के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका मन ऐसा हो चुका होगा कि आप बिल्कुल जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे होंगे वो आप आसानी से उसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों का जो है वो जिज्ञासा के कारण आपने उनका आंसर खोजा होगा या ढूंढा होगा। अगर थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आंसर कर पाएंगे। तो 4 आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है कि द एक्चुअल एरिया ऑफ कंडक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो व्हील और एक्सल के बीच में जो कॉन्टेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, इसके चलते यहाँ पर बॉल बेरिंग का यूज किया जाता है। दूसरा है कि द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज इंक्रीज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हील और एक्सल के बीच में जो इफेक्टिव एरिया होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है। तीसरा है द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सल इज रिड्यूस्ड। इसमें बोला जा रहा है कि जो व्हील और एक्सल के बीच में जो इफेक्टिव एरिया होता है वो डिक्रीज कर दे जाता है। चौथा है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल वो मैंने जो बताया आपको शांत रह के और बिल्कुल जिज्ञासा वाले मन के अगर होंगे आप और उस तरीके से पढ़ाई की होगी तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमेना। तो यहाँ पर आपको 5 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं स्टेटमेंट कि साइज ऑफ द सन एट डस्क। दूसरा है कि कलर ऑफ द सन एट डॉन, मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ट्विंकल ऑफ स्टार्स इन द स्काई, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई, विच ऑफ द एबव आर ऑप्टिकल इल्यूजन्स। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि साइंस का जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगातार मिल रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन हमें इस जो 25 क्वेश्चन का सेगमेंट है इसी में आपको 3-4 क्वेश्चन सिर्फ साइंस एंड टेक से देखने को मिल रहा है, वो भी बिल्कुल बेसिक साइंस, जिसमें आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल जो जिज्ञासा वाला मन होगा, जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कुछ भी आपके दिमाग में अगर कुछ भी देख के आपको जिज्ञासा करे तो उसके बारे में ज़रूर गूगल करिए। आजकल ज़माने में तो गूगल वरदान की तरह है एक तरीके से उन लोगों के लिए जो जानना कुछ चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस तरीके की जो माइंड है या माइंडसेट है वो डेवलप करें। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ऑप्टिकल इल्यूजन के चलते इनमें से कौन सी घटनाएं होती हैं। तो हमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी टर्म है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ऑप्टिकल इल्यूजन पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो प्लीज़ इस तरीके का अप्रोच डेवलप करें। कोई भी टर्म दिखाई दे तो उसके बारे में आप ज़रूर उसकी परिभाषा जान लें, उसके क्या क्या एग्जाम्पल है वो जान लें। 19 नंबर क्वेश्चन है ये है कि रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फेनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो जब रेनबो बनता है आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है तो सतरंगी एक धनुष टाइप का एक चित्र बन जाता है जिसमें 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं इंग्लिश में और जिसको हिंदी में इंद्रधनुष बोलते हैं। तो वो घटना किस कारण से होती है कि उसके लिए क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके ऊपर सवाल है। 3 यहाँ पर कारण बताए जा रहे हैं कि डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन या फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको इन तीनों टर्म के मतलब पता है और आपने अच्छे से पता होगा, अगर आपने इस एनसीईआरटी किताब पढ़ी होगी साइंस की, तो उसमें इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से वहाँ पर से पढ़ के आपको डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी की यही खासियत है कि उसी यूपीएससी में भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बहुत सारे जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स होती है वो नहीं ग्रो करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि चावल की खेती जब की जाती है तो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स का उपयोग किया जाता है, उसके बाद वो उगती हैं। गेहूँ को लगाने का तरीका अलग होता है, चावल को उगाने का तरीका अलग होता है। तो उसी के ऊपर सवाल है। तो बहुत सारी जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स है वो ग्रो नहीं करती, उसका कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला है कि द न्यू सॉइल डज नॉट कंटेन फेवरेबल मिनरल्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो नया सॉइल है वो
जो फेवरेबल मिनरल्स होते हैं वो उसको कंटेन नहीं करते हैं। दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स ग्रिप द न्यू सॉइल टू हार्ड। दूसरा है कि जो रूट हेयर्स होती हैं वो नए जो सॉइल होती है, नई मिट्टी होती है, उसके जो रूट हेयर्स होते हैं उसको अच्छे से बहुत ज़्यादा ग्रिप कर लेते हैं, इसके चलते ये होता है। तीसरा है मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। तीसरा बोला जा रहा है कि जो बहुत सारी जो रूट हेयर्स होती हैं वो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ख़त्म हो जाती है, इसके चलते ऐसा होता है। चौथा है कि लीव्स गॉट डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो लीव्स होती हैं वो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान डैमेज हो जाती है, इसके चलते ये होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि साइंस एंड टेक और इकोलॉजी का जो क्वेश्चन है वो आपको अब जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उसमें उसके अनुसार इन चीज़ों को ज़्यादा वेटेज दी जा रही है। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन तरीके के जो क्वेश्चन है वो हमें बहुत ही ज़्यादा उसको गौर करें, और कोई भी सवाल हमें पढ़ते हुए अगर दिमाग में आए तो उसके आंसर ज़रूर ढूंढें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है 92 नंबर, वो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ इस इन कंट्री एक्स विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ़। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी देश में वो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी है तो उसके चलते ये निम्नलिखित चीज़ होगी ही होगी। तो पहला है कि देयर इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस इन वर्ल्ड इकोनॉमी। इसमें बोला जा रहा है कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही होगी तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। दूसरा है कि देयर इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स, यानी कि उस देश में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो उसके चलते उसका विकास होगा। तीसरा है कि देयर इज़ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स, कि अगर वहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन हो रही होगी तो उसके चलते उसका विकास होगा। चौथा है द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि चौथा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में जब ट्रेड ग्रोथ करेगा तो उसके चलते वहाँ की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो ये क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से है और आपको ये समझदारी से इसका आंसर देना होगा। आपको रटे रटाए आंसर आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल समझदारी को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि समझदारी से पढ़ें, जिज्ञासा से पढ़ें, तो आपको ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसके। नेक्स्ट चलते हैं 93 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला है कि वायरसेस लैक एंजाइम्स नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो वायरसेस होते हैं वो लैक करते हैं एंजाइम्स जो कि एनर्जी की जनरेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरे हैं वायरसेस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। तो दूसरा बोला जा रहा है कि वायरसेस को कहीं भी बनाया जा सकता है, किसी भी सिंथेटिक मीडियम में बनाया जा सकता है। तीसरा है कि वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाई बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। तीसरा में बोला जा रहा है कि वायरसेस का जो ट्रांसमिशन होता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल वेक्टर्स के द्वारा ही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इस क्वेश्चन का डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो वायरसेस कैसे फंक्शन करते हैं, या फिर प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, या फिर कोई भी डिजीज़ है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, इसी तरह की जो डिजीज़ है, HIV है, TB है, तो हमें इसके बारे में ज़रूर इस तरीके से पता होना चाहिए कि उसके जो वेक्टर हैं वो कौन है, वो किस चीज़ से फैलता है, उसके उपाय क्या हैं, उसके अगर वो करंट में अगर न्यूज़ में हो तो फिर उसके क्यों न्यूज़ में है वो हमें पता होना चाहिए, उसकी कौन कौन सी दवाएँ हैं जो न्यूज़ में है, ये सारी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन डिजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो डिजर्ट में जो लीफ मॉडिफिकेशंस होती हैं, यानी कि वहाँ पर पत्ते छोटे होते हैं या फिर वो कांटे में बदल जाते हैं, तो वो उसका कारण क्या है। तो पहला है कि हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होते हैं वहाँ पे। दूसरा है टेनी लीव्स और नो लीव्स। तीसरा है थॉर्न इंस्टीड ऑफ लीव्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन से रूप में देखे जाते हैं वहाँ पे, जो डिजर्ट में जो पत्ते होते हैं वो कौन से रूप में देखे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी पढ़ के आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। साथ ही साथ थोड़ा समझदारी होगा तो एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ा होगा आपने तो भी इसका आंसर दे पाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन का डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि एनसीईआरटी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो जिज्ञासा होना चाहिए हमारे अंदर, जो उसके आंसर ढूंढने का जो हमारे यहाँ तलब होना चाहिए, वो भी आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। 95 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि द नोन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइड इंटू 4 क्लासेज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नेचर के जो फोर्सेज हैं जो अब तक जानकारी में हैं उनको 4 क्लासेज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है ग्रेविटी, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। विद रेफरेंस टू देम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें से एक जो है वो गलत है, तो हमें ढूंढना है कौन सा गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ग्रेविटी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटी है। दूसरा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्ट्स ओनली ऑन पार्टिकल्स विद एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पाया जाता है या फिर एक्ट करता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल पे ही करता है। तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी। तो
तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके कारण रेडियो एक्टिविटी होती है। चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन आइटम। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर। ये भी बिल्कुल बेसिक साइंस से क्वेश्चन है, तो इसके क्वेश्चन का भी आंसर आप बिल्कुल एनसीईआरटी से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 96 नंबर, वो ये है कि द एफर्ट्स टू डिटेक्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन पार्टिकल हैव बिकम फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द रिसेंट पास्ट। व्हाट इज आर द इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंसेस ऑफ डिस्कवरिंग दिस पार्टिकल। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हिग्स बोसोन जो होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और इसके चलते इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है ये आपको बताना है। क्यों इतनी डिस्कवरी इसके बारे में की जा रही है वो आपको बताना है। तो पहला है कि इट विल इनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। तो पहला ऑप्शन ये है कि इसके चलते हमें ये पता चलेगा, हिग्स बोसोन का जो टेस्ट चल रहा है अभी उसके चलते ये हमें पता चलेगा कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उनमें मास कहाँ से आते हैं या फिर क्यों होते हैं। दूसरा है कि इट विल इनेबल अस टू in the near future to develop the technology of transferring matter from one point to another without transferring the physical space between them। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा कि हिग्स बोसोन के जो टेस्ट हम लोग कर रहे हैं उसके चलते ये होगा कि हम एक मैटर से दूसरे मैटर को ट्रांसफ़र करने का जो फिजिकल स्पेस को ट्रांसफर्स करके जो हम ये टेक्नोलॉजी हम ईजाद कर सकते हैं। यानी कि जैसे हम मैसेज भेजते हैं ना अपने मोबाइल से, यहाँ से मैसेज भेजा और वो डायरेक्ट किसी दूसरे मोबाइल में पहुँच गया जबकि बीच में कुछ भी नहीं हुआ फिजिकल रूप से। उसी तरीके से इससे ये होगा हिग्स बोसोन से कि हम एक चीज़ को दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना उस चीज़ को रोड बाई रोड या बाई रेल या फिर बाई एयर ट्रांसफ़र किए। यानी कि मैसेज की तरह आप बोल सकते हैं कि आदमी को ट्रांसफ़र करने का ये प्लान है, या फिर मैसेज की तरह आप कोई जो सामान है उसको ट्रांसफ़र करने का ये एक टेक्नोलॉजी ईजाद हो सकती है। इसके चलते ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन है आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है कि इट विल इनेबल अस टू क्रिएट बेटर फ्यूल्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। तीसरा बोला जा रहा है कि इसके चलते क्या होगा कि हमें जो न्यूक्लियर फ्यूजन हम करवाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पाने के लिए, तो उसमें बेटर फ्यूल्स हम इसके चलते क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो करंट अफेयर होते हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हिग्स बोसोन जब हुआ था टेस्ट तो उसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आए थे, तो एडिटोरियल्स बिल्कुल पढ़ना चाहिए क्योंकि वो हमें न्यूज़पेपर में जो चीज़ नहीं लिखी गई है उसको वो डिटेल में समझा देते हैं। आपको न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आप करंट न्यूज़ पढ़ते हैं और उसके ऊपर जो एडिटोरियल आता है उसको आप ज़रूर पढ़ें। एडिटोरियल हो गया उससे भी नहीं समझ में आया तो आप जो न्यूज़ चैनल होते हैं उस पर डिबेट आती है उसको आप देख लीजिए, या उस पर कोई रिपोर्ट आती है, कोई स्पेशल कवरेज किया जाता है वो आप देख सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर अपने मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं 97 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, माइक्रोहाइजल बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड इन रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड साइट्स बिकॉज माइक्रोहीजा इनेबल्स द प्लांट्स टू। यहाँ पर माइक्रोहाइजल पे क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसका उपयोग जो किया जाता है वो डिग्रेडेड जो साइट्स होती हैं उनके रिहेबिलिटेशन में यूज किया जाता है, क्योंकि जो माइक्रोहीजा जो होता है वो प्लांट्स को इनेबल करती हैं किस चीज़ में। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि रेजिस्ट ड्राउट एंड इंक्रीज एब्सॉर्प्टिव एरिया, कि वो ड्राउट को रेजिस्ट करते हैं और जो एब्सॉर्प्टिव एरिया होता है उसको इंक्रीज करते हैं। दूसरा है कि टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच, कि जो पीएच के जो एक्सट्रीम्स होते हैं उसको वो टॉलरेट करती हैं। तीसरा है रेजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ये डिजीज इन्फेस्टेशन होती है उसको ये रेजिस्ट करती है। तो बायोटेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सवाल है, मैंने आपको बताया था कि साइंस एंड टेक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये फिर भी 2013 का सवाल है, अभी तो और भी ज़्यादा इससे सवाल आते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी जो टर्म्स हैं वो किस चीज़ के लिए उपयोग की जाती हैं, कौन से जो बैक्टीरिया है वायरसेस है वो अगर उसमें कोई नया शोध हुआ है तो वो हमें पता होना चाहिए, उनका उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, उनका किस तरीके का उपयोग किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 98 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर सवाल है कि इसमें कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा है द चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, तीसरा है मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट और चौथा है चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि चूँकि प्लानिंग कमीशन उस समय डिसमिस की गई थी उसके ऊपर ये सवाल आया है।
और प्लानिंग कमीशन के साथ ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे, उसको भी ख़त्म किया गया था, तो उसके ऊपर ये सवाल पूछा गया था उस समय यूपीएससी के द्वारा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी इस तरह के जो काउंसिल हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई बॉडी है, उसमें कौन-कौन से मेंबर हैं, कौन उनकी प्रक्रिया क्या है चुनाव करने की, उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, उनके कौन-कौन से अनुच्छेद हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो किस लिए बनी है, उसका स्थापना में किनका-किनका रोल होता है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 99 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम जो होता है वो किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसके बराबर होता है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल्स। दूसरा है कि सम ऑफ टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तीसरा है सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। चौथा है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो नेशनल इनकम के ऊपर सवाल है। तो हमें जो टर्म्स होते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कि टर्म्स आपको ज़रूर पता होने चाहिए, खासकर इकोनॉमी में। जैसे नेशनल इनकम है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनके डिफिनेशन पता होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है ये पता होना चाहिए, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप आसानी से दे पाएँ। और आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि ये चीज़ में है, इसके अलावा और कोई चीज़ अगर आती है तो वो चीज़ नहीं होगी, एक्सेप्शन है तो वो आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, डिसलाइक करें, और अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो अगर आप आगे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स या ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं तो वो जो ग्रांट उनको दिए जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से जो हैं वो कौन कौन से जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन से जो इंस्टीट्यूशन हैं या फिर बैंक हैं वो रूरल हाउस होल्ड्स को डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट प्रदान करते हैं। तो 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। पहला है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, दूसरा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, तीसरा है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स एलडीबीज। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो इकोनॉमी का जो पेपर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो रूरल बैंक्स हैं या फिर रीजनल बैंक्स है या फिर आप बोल सकते हैं जो कमर्शियल बैंक्स है, शेड्यूल बैंक्स है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो किनको लोन देती हैं, उनका जो रख रखाव है या फिर उनका जो संचालन है वो किन एक्ट्स के द्वारा होता है, उनको उनकी क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि इनमें अंतर क्या है, शेड्यूल बैंक में क्या अंतर है, कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।